तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स है, वर्क और एनर्जी। ये हमारे अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन में जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम वर्क ख़त्म कर देते हैं, अगले में हम एनर्जी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। वो एक साथ एक वीडियो में हम लोग सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक वीडियो वर्क की, एक वीडियो एनर्जी की और एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस ऐसे करके खत्म करेंगे। तो वर्क होता क्या है? सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से एकदम हटा लो, उसके बाद भी वर्क समझ आएगा। हम लोग कहते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को लेकर खड़े हुए हैं तो हम वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आती है जिम की। जिम में तुम वर्कआउट करते हो, है ना, तो तुम पुशअप्स करते हो तो तुम बोल रहे हो कि तुम वर्क कर रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, है ना। तुम बोलते हो कि तुम डंबल उठा रहे हो तो तुम वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन क्या सच में वो वर्क होता है? वो वर्क नहीं होता है। वर्क की एक कंडीशन होती है जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। वर्क वो चीज़ होती है, जैसे कि तुम एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट पे तुम लगाओ फोर्स। जैसे कि तुम हर जगह फोर्स तो तुम हर जगह लगाते हो, है ना। पुशअप करते हो तो भी फोर्स लगाते हो, डंबल उठाते हो तो भी फोर्स लगाते हो। पढ़ते हुए तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या कोई फोर्स? नहीं। तो वहाँ तो कोई वर्क होता ही नहीं है। तो वर्क में सबसे पहली बात आती है कि तुम्हें फोर्स लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि तुम सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया। अब इस ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स तो लगा दिए। फोर्स लगाने के बाद दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। तो अगर मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट मूव किया, जैसे कि ये मूव कर रहा है, देखो अपनी पोजीशन से इसने मूव किया आगे की तरफ, तो फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव भी किया, तो वर्क डन हुआ है। बहुत टाइम हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगा लेते हैं लेकिन कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल जिम में तुम क्या करते हो, डंबल उठाते हो, फिर नीचे ले जाते हो, फिर उठाते हो, फिर नीचे ले जाते हो। तो भाई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे जहाँ था वहीं पर तो फिर से आ गया, ऊपर लाके फिर से नीचे ले गया तो फिर से वहीं पर आ गया। तो कोई वर्क लगा नहीं हुआ, कोई वर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से खिसका नहीं। तो खिसकना ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेन थिंग इन द वर्क। और सेकंड फोर्स लगाना, फोर्स तो चलो लगाते हैं लेकिन खिसकना ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेन। तो किसी चीज जैसे सूटकेस लो, लेके खड़े रहो, पूरे दिन खड़े रहो, पूरे हफ्ते खड़े रहो एक ही जगह पर, जब तक तुम उसी जगह पर हो 0 मीटर पर। तो सूटकेस अगर आगे नहीं बढ़ा है तो वर्क डन 0 है। भले तुमने कितना भी फोर्स लगा लिया, तुम थक गए, तुम्हें पसीने आ रहे थे, तुम बेहोश हो गए, वर्क तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर तुम उस सूटकेस को लेके 1 भी सेंटीमीटर आगे चले जाओ तो फिजिक्स की भाषा में तुमने वर्क किया है। तो वर्क कब होता है? जब तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और उसे आगे ले जाते हो, पीछे जहां भी। ठीक है ना। तो वर्क होता है। दूसरी चीज एक कंडीशन है वर्क डन की, वो हम बाद में देखते हैं। मैंने एक क्या कंडीशन बता दी कि तुम्हें फोर्स लगाना है और ऑब्जेक्ट को खिसकना है। तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स एफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इस कहानी में एफ आ गया एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, उसको एस मानते थे हम हमेशा से। तो एस भी आ गया इस कहानी में, एफ और एस आ चुके हैं। फ्रॉम इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन से आगे खिसका, देन द वर्क डब्ल्यू इज डन। अपनी पोजीशन से आगे किसका मतलब कि इस पोजीशन पे था, इधर से तुमने धक्का मारा, वो इधर पहुंच गया। तो ये जो है ये एस है, जितनी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट कह लो। देन द वर्क डब्ल्यू इज डन। तो इस कहानी में हमारे पास 3 मेंबर्स है, डब्ल्यू, एस और एफ। कंडीशन क्या है कि कोई वर्क हुआ है? पहले बता दिया कि ऑब्जेक्ट शुड मूव, अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से खिसका है तो वर्क हुआ है, वरना नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन ये है कि द फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट ऑल द टाइम। तुमने एक फोर्स लगाया और उसी, जैसे सपोज करो थ्री न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो 3 न्यूटन का फोर्स ही तुम्हारे हर एक सेकंड पे होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कांस्टेंट मतलब जीरो, जीरो नहीं, जीरो फोर्स हुआ तो वर्क ही नहीं हुआ। जैसे पढ़ते हो तब फोर्स नहीं लगाते तो वर्क डन 0 होता है। फोर्स होना चाहिए लेकिन फोर्स की एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। 3 न्यूटन लगा रहे हो तो पूरे टाइम 3 न्यूटन लगाओगे, 10 न्यूटन लगाया तो पूरे टाइम 10 न्यूटन लगाओगे उस ऑब्जेक्ट को खिसकाने में। तो फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। वर्क का फॉर्मूला बन के आता है, डब्ल्यू, एफ और एस हमारी कहानी में था, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, ये याद कर लो। वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा से स्केलर क्वांटिटी रहा है, तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की एसआई यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिकल में, फिर आएगा वर्क डन, जब तक नहीं आएगा। तो न्यूटन मीटर,
जब हम लोग दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं साथ में लिखते हैं तो ये डैश आ जाता है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये माइनस है, ये माइनस नहीं है, ये इसका मतलब है कि दो यूनिट साथ में लिखी गई है। एन की जगह एन डैश एम लिखते हैं, समझ आया। दूसरा, जैसे फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन यूज करते थे क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवर किया था सबसे पहले, वर्क को जूल ने डिस्कवर किया था, तो वर्क का यूनिट भी जूल है। तो या तो जूल लिख दो या न्यूटन मीटर लिख दो, ये वर्क की यूनिट होती है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रो है वर्क का। अब हम देखते हैं कि वर्क के कितने टाइप्स होते हैं। अब जो वर्क डन होता है वो दो टाइप का होता है। वर्क हो रहा है दोनों केस में, लेकिन वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। देखो कुछ कुछ ना से अच्छा ही होता है ना। तो अगर तुम किसी सूटकेस को लेके खड़े हुए हो तो तुम्हारा वर्क 0 है, लेकिन अगर तुम उसको लेके आगे बढ़े या फिर वो सूटकेस अपनी जगह से खिसका, तुमने उस पर फोर्स अगर वो खिसका तो वर्क हुआ है। पर अभी खिसकने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे, समझो। ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है सिंपल सा एक सरफेस पे, तुमने इस पे फोर्स लगाया इधर से, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हुई। ये अपनी जगह से खिसकता भी इधर ही, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो, सपोज हमारी ये डायरेक्शन क्या होगी, सपोज ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर तुमने ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट खुद भी ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ा, तो तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो सपोज करो तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर से, सपोज 3 मीटर से आगे खिसका, तुम्हारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 30 जूल। लेकिन अगर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर से आगे खिसका, तो तुम्हारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको तो पहले तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, या फिर इसको उल्टा लिखते हैं, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 सेंटीमीटर मिलाते हैं 1 मीटर बनाते हैं। 3 सेंटीमीटर कितना बनाएंगे, ये मैंने यूनिटरी मेथड बता रखा है। 3 किसकी जगह आ गया, 100 की जगह, ऊपर से देखो तो 100 को बेचारे को हटा दिया तो 100 जाएगा उधर नीचे, और अब 3 बचा वो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब इसको डिवाइड करो तो ये हो गया 3/100। ये मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बेसिक चीज़ें याद रहे। इसको सॉल्व करो तो याद है 0.03 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.03 मीटर। पॉइंट को उड़ाया तो हमारे पास आया 100, 100 से ये 10 कटा, बचा 3.10, ये कितना बन गया 0.3 जूल। इतना वर्क डन यहाँ पर हुआ है, जबकि यहाँ पर वर्क डन 30 जूल हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर गया तो वर्क डन भी ज़्यादा हुआ, और अगर तुमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और अगर ऑब्जेक्ट कम दूर गया तो वर्क डन भी कम हुआ। अब तुम देखो यहाँ पर, तुमने यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था इस ऑब्जेक्ट पे और यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट 3 मीटर खिसका है और यहाँ पर सिर्फ 3 सेंटीमीटर खिसका है। तो दोनों केसेस में से ऑब्जेक्ट भारी कहाँ पर हुआ, वहां पर फोर्स तो तुमने बराबर लगाया लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट कम खिसका, क्यों, क्योंकि उसका वेट ज्यादा था, है ना। तो भारी ऑब्जेक्ट पे तुम्हें वर्क लगाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, और कम लाइट ऑब्जेक्ट पे तुम्हें वर्क इक्वल लगाने के लिए फोर्स भी कम लगाओगे तो चलेगा। ये तो हो गया फोर्स पॉजिटिव वर्क डन। तो यहाँ भी तुम ऐसे लिख सकते हो कि +30 जूल और यहाँ भी +30 जूल, सॉरी +0.3 जूल। बात आती है नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, ये हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सरफेस है और ये हमारा इस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। सपोज करो कि तुम ऑब्जेक्ट जो है वो बेचारा ऑलरेडी यहाँ पर जो है किसी वेलोसिटी से जा रहा था या फिर इधर जा रहा था, सपोज करो इधर की तरफ वो है जा रहा था। अब तुम उसको रोकना चाहते हो, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, मतलब वो इधर जा रहा था, तुम उसे रोकना चाहते हो, तो तुम किधर लगाओगे फोर्स, उसको खींचोगे ना, या फिर तुम इधर से, या तो इधर से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश करोगे कि रुक जा, या फिर तुम क्या करोगे इधर से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचोगे। तो दोनों साइड से देखो, इधर से तुम फोर्स इधर लगा रहे हो और इधर से भी तुम फोर्स उधर ही लगा रहे हो, यानी कि तुम्हारा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है कि फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 है, या फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन उल्टी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में है तो फोर्स तुम वेस्ट में लगा रहे हो, तो तुम्हारा वर्क डन आएगा नेगेटिव। वो कितना होगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो वर्क डन तुम्हारा 10 जूल था और ऑब्जेक्ट 3 मीटर की दूरी पे जाकर रुक गया,
तो तुम्हारा वर्क डन तुम्हें पता नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि इसमें से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, इनमें से कौन सा नेगेटिव हो सकता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगी? क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, या फिर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। तो फोर्स नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो डिस्टेंस तो +3 ही रहेगा, लेकिन फोर्स इज -10। ठीक है, तो फोर्स लिख देंगे -10 मल्टीप्लाई बाय +3, तो ये हो गया -30 जूल्स का वर्क डन तुमने किया है। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पर हो गया तुम्हारा पॉजिटिव वर्क डन। अब तुम मुझे बताओ, क्या वर्क स्केलर होता है या फिर वेक्टर होता है? तो वर्क डन हमेशा होता है स्केलर। वर्क की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो क्या लगता है तुम्हें, साइन आना चाहिए या फिर साइन भी नहीं आना चाहिए? इसको तुम खुद सोचो। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि वर्क डन नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर तुम ये दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं हुए हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें कहाँ पर वर्क डन नेगेटिव, कहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए और कहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, वर्क डन हमेशा स्केलर होता है, कभी भी वेक्टर नहीं होता है। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था W = F मल्टीप्लाइड बाय S, इसमें ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W = F, वेक्टर होता है तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो ये है हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला। और ये हमने जो है 2 क्वेश्चन करके देखे हैं डिफरेंटली, कि एक में हमने पॉजिटिव वर्क डन देखा है और एक में हमने नेगेटिव वर्क डन देखा है। यहाँ देखो, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों की सेम डायरेक्शन है ना, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में इसमें 0 डिग्री का एंगल बना है, जबकि इधर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में तुम्हारा 180 डिग्री का एंगल बना है। तो ये 2 चीज़ें तुम्हें याद रखनी। यहाँ पर तुम्हारा वर्क डन जो है वो खत्म हो गया।